नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल पाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी एंड मोटिवेशन पर। तो सबको पता है आज का टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी रिफ्रैक्शन है ना, रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन से अलग होता है दोस्तों। अभी रिफ्लेक्शन क्या होता है फिर, तो वो उसकी वीडियो भी हमने बना दी है दोस्तों। ठीक है, 4 पार्ट में मैंने उसकी वीडियो बनाई है। सबका मैंने लिंक जो है पूरी प्लेलिस्ट बना के ना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आपने अगर रिफ्लेक्शन पढ़ना है तो वो वीडियो भी आप जाके देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। तो भाई ये रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्यों पढ़ना है हमें, कहाँ डेली लाइफ में यूज़ है इसका। ठीक है, ये बातें आपके मन में आती रहेंगी कि हम क्यों पढ़ते हैं, चीज़ें आनी चाहिए तभी तो। ठीक है, फिजिक्स क्या है, यही तो मैं कहता हूँ, फिजिक्स जो है आपको रिलेट कराती है आपके वर्ल्ड से। ठीक है, तो वो सब मैं बताऊँगा, एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊँगा रिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो इसमें रिफ्रैक्शन हम समझेंगे, पर उससे पहले हम लाइट को समझते हैं दोस्तों। लाइट मैंने आपको बता दिया था अपनी रिफ्लेक्शन के पार्ट वीडियो में, तो लाइट के बारे में पढ़ेंगे हम। लाइट, ठीक है, लाइट। अभी लाइट होती क्या है, सबको पता है लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है, लाइट एक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, ये है हमारी लाइट। तो क्या है हमारी लाइट इज अ इसका मतलब क्या है, लाइट जो है एक ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों। ठीक है, और लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो लाइट है वो कैसी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। ठीक है, तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये बात हमें पता है। ठीक है, पता लग गई कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब तीसरी बात, सबको पता है ये बात, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। जो प्रकाश है वो एक सीधी दिशा में चलता है, ये बात सबको पता है। ये प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है समझने के लिए। लाइट ऑलवेज, हमेशा दोस्तों, ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो हमारा प्रकाश है ना, जो ये प्रकाश है, ये सीधी दिशा में चलता है। अब लाइट या प्रकाश की इस प्रॉपर्टी, मतलब लाइट की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है भाई, ये है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। तो ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ, ये आपको रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये बात हमने लाइट के बारे में प्रॉपर्टी पढ़ ली। क्या, लाइट एक ऊर्जा का स्रोत है और लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये बात समझ में आ गई आपको सब दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। आपने अपनी शैडो बनती हुई देखी है ना, वो इसी का एग्जांपल है दोस्तों। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल हैं लाइट के स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने के। ठीक है, तो ये तो आपने वैसे भी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा इसके बारे में। हमारा इसमें मेन टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये बस मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। इसके नोट, बहुत क्लियर नोट आपको पीडीएफ के फॉर्म में हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे चलते हैं, मेन रिफ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ते हैं क्या, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, ये क्वेश्चन आता है सामने कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो हम देख लेते हैं क्या होता है। क्या होता है, सिंपल सा है, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज।
when it travels, ठीक है, when it's travel from one transparent medium to another, ठीक है, ये हमने डेफिनेशन लिख दी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कितनी सिंपल है और मैं समझाता हूँ क्या कह रही है डेफिनेशन। बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। क्या मतलब है इसका कि जब लाइट जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो बेंड होती है दोस्तों, बस यही तो है, सिंपल। इसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो बेंड होता है, बेंडिंग होती है उसमें, ठीक है, उसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है, कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती हैं तो उसमें बेंड होती है लाइट, ठीक है, इसे हम बेंडिंग ऑफ लाइट रेज कहते हैं। आप देख लेते हैं हम इसे फिगर की मदद से क्या चीज़ कहना चाह रहा है ये, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास दो मीडियम है, ये तो हो गई हमारा मीडियम एयर, ठीक है, एयर, और ये हो गया हमारा मीडियम वाटर, ये हमारा पानी हो गया, है ना। ये पानी हो गया, ठीक है, हमारा सबको दिख रहा है। अब क्या कह रहा है ये हमारी लाइट रे आई है, ठीक है, ये एयर थी, अब ये दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, करेगी नहीं करेगी, ठीक है, करेगी दूसरे मीडियम में एंटर। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर यहाँ पे, जिससे हमें जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस परपेंडिकुलर को सबको पता है, रिफ्लेक्शन में भी समझी थी हमने, जहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन मिलते हैं वहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, इसे एन से डोनेट कर दिया, ठीक है। ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, हो गई नहीं होगी इंसिडेंट रे। अब क्या होगा, ये लाइट रे आई, ये अब इस दूसरे मीडियम मतलब वाटर में एंटर कर रही है, तो क्या होगा, ये बेंड हो जाएगी, बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, ठीक है, ये बेंड हो गई। अब बेंड हो गई, पर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि लाइट तो सीधा ट्रैवल करती है, इसे जाना तो कुछ इस तरह चाहिए था ना, इसे इस तरह जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड हो गई, ठीक है, ये यहाँ ये बेंड हो गई, ठीक है दोस्तों। तो यही तो हम कह रहे हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, कि जब लाइट रे आपकी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो बेंड करती है, बस ये होता हमारा क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बस। अब मैं इसका आपको उसके बाद कारण बताऊंगा, उससे पहले हम देख लेते हैं अपना एक्सपेरिमेंट, ठीक है दोस्तों। अपना एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं हम। ये क्या है, सबको पता है, ग्लास है दोस्तों, ये ग्लास का बना हुआ है, ग्लास है ये, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक पेन, अब हमने इसमें डाल दिया, क्या आपको ये पेन कैसा दिख रहा है, सीधा दिख रहा होगा। अब क्या करते हैं हम, अब डालते हैं इसके अंदर वाटर, ठीक है, पानी, ठीक है। अब इसके अंदर आते हैं हम वाटर, अब ये हमने भैया इसमें वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, सबको दिख रहा। अब देखिए ये आपको पेन जो है ये दिख रहा आपको, ये क्या दिख रहा है आपको, टूटा हुआ दिख रहा है ना, ये पेन जो है आपको टूटा हुआ दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा। अब यही बात क्यों दिख रहा है ये हम आगे समझेंगे। आपको ये समझ में आ गया, देखो ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ये मीडियम कौन सी थी हमारी, ऊपर एयर, ये वाटर, तो ये देखिए बेंड हो गई नहीं, लाइट रे हो गई बेंड, तो ये तो हमारा हो गया एक्सपेरिमेंट काय का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। अब मैं आपको इसे दिखाऊंगा कि ये क्यों होता है, ठीक है, सामने बोर्ड पे दिखाऊंगा। अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखा रहा था कि ये होता है, आप घर पे इसे खुद करके देखिए, ठीक है, इससे समझ में आ गई आपको बात। ठीक है दोस्तों, हम अपना एक और एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, कॉइन और बाउल वाला। ठीक है दोस्तों, ये है मेरे पास बाउल, ठीक है, और ये है मेरे पास कॉइन। ठीक है, आपने बहुत बार इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा, बुक्स में दिखा होगा, पर आज हम इसे करके देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा मैंने ये कॉइन जो है इस बाउल के अंदर रख दिया।
आप ऊपर से भी देख सकते हैं और आप साइड से भी देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। सब तरफ से आपको दिख रहा होगा और इसका कोई साइज में आपको डिफरेंस भी नहीं दिख रहा होगा। पर अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर ऐड करते हैं वाटर, ठीक है। हम आराम आराम से इसमें वाटर ऐड करेंगे। अब देखिए वाटर से फुल हो चुका है। अब आप इसे ऊपर से देखिए, आपको ऊपर से ये ऐसा लग रहा होगा जैसे कि थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ये है, इसके सरफेस आपको थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा होगा। आप ध्यान से देखिए फिर से इसे, आप इसे अपने घर में करके देखिए, ठीक है। अब इसे साइड से देखिए, आपको साइड से लग रहा होगा इसका साइज कितना इंक्रीज हो गया है। देखिए आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है, देखिए कितना इंक्रीज हो गया। अब दोस्तों अब देखिए, मैं इसके अंदर अपनी फिंगर डालता हूँ, देखिए आप देखिए, अब आपको ये कहाँ लग रही होगी कि बिल्कुल ही मैं बाउल के बिल्कुल एक कॉर्नर पे आ चुका हूँ। लेकिन अब आप थोड़ा सा ऊपर से दिखाइए, देखिए 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 कितना डिफरेंस दिख रहा है दोनों, जब आप इसे ऊपर से देख रहे हैं और जब इसे साइड से देख रहे हैं। अब आप इसे ऊपर से देखिए देखिए कितना डिफरेंस है, और मैं बाउल के कॉर्नर से कितना दूर हूँ, मेरी फिंगर कितनी दूर है, और पर साइड से आपको ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल बाउल के कॉर्नर पे है। दोस्तों ये क्यों हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। क्यों? क्योंकि जो हमारा वाटर है वो एज कम्पेयर टू एयर डेंसर मीडियम है दोस्तों, इल्यूजन होता है दोस्तों। ये आपका माइंड का वहम है दोस्तों, इसे भी हम अभी समझेंगे दोस्तों, ठीक, मतलब अपने बोर्ड पर समझेंगे। और आपने एक्सपेरिमेंट देख लिया। चलिए दोस्तों हम एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं अपना। ये आपने देखा होगा, अब मैं बाउल को हटा लेता हूँ। आपको देखो ये दिख रहा है, क्या है, हमारे पास ग्लास एक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक ये कॉइन जो है ग्लास के नीचे रख देता हूँ। अब आप ऊपर से देखिए, आपको ये कॉइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अब आप इसे साइड से देखिए, साइड से भी आपको कॉइन दिख रहा है। अब दोस्तों देखिए इनविजिबल हो जाएगा साइड से देखने। अब मैं जब इसमें वाटर ऐड करूंगा, ठीक है दोस्तों, ऊपर से देखिए, आप दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा। हम इसे साइड से देखते हैं। जब हमने इसे साइड से देखा तो हमारा कॉइन जो है इनविजिबल हो गया, नहीं हो गया? ये ट्रिक जो है मैजिशियन यूज करते हैं दोस्तों, पर आप भी कर सकते हैं। आप भी इस ट्रिक को अपने घर पर करके देखिए और अपने फ्रेंड्स को और अपने फैमिली जो पेरेंट्स हैं उन्हें इस ट्रिक से चौंकाइए, और फिर बाद में इसका रीजन भी बताइए कि इसकी फिजिक्स लगती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, और बताइए कहाँ से सीखा है, तो आपको सिंपल बता देना, आर्क स्टडी एंड मोटिवेशन वालों ने हमें बताया था, ठीक है दोस्तों। देख लिया आपने एक्सपेरिमेंट, खुद भी करिए एक्सपेरिमेंट, ठीक है दोस्तों। अभी आपने सिक्के का एक्सपेरिमेंट देखा। ऐसे ही आप कभी स्विमिंग पूल जो होता है आप गए होंगे तो आपको देखा होगा कि जो उसका सरफेस होती है स्विमिंग पूल की, आपको ऐसा लगता है वो ऊपर है। वो इस कारण नहीं होती है, जैसे हमारा सिक्का जो होता है हमें ऊपर लग रहा था, ठीक है। ये सब आपने एक्सपेरिमेंट समझ लिए। अब भाई ये तो हमने समझ लिए कि ये हो गया, पर ये होता कैसे और क्यों होता है, ठीक है। हमने ये भी समझ लिया रिफ्रैक्शन ही होता है। अब हम यही समझेंगे, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझेंगे, कारण समझेंगे रिफ्रैक्शन का। अब दूसरा क्वेश्चन वो क्या पढ़ेंगे हम, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कारण पढ़ेंगे कि ये रिफ्रैक्शन क्यों होता है भाई। लाइट तो सीधी चली जानी चाहिए, क्यों नहीं जाती वो सीधी है, क्यों वो बेंड हो जाती है, ये बात हम समझेंगे। तो अब आपने डेंसिटी के बारे में सुना होगा, ठीक है, घनत्व जिसे बोलते हैं हम, डेंसिटी। वो क्या, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पहले देख लेते हैं हम। ये अलग टॉपिक है, लेकिन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो सबको पता ही है। तो भैया ये फॉर्मूला तो यहाँ यूज नहीं होगा, मैंने लिख के दिखा दिया, ठीक है। डेंसिटी तो ये होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया। अब हर ऑब्जेक्ट की या हर मीडियम की कुछ ना कुछ डेंसिटी होती है, ठीक है। ऐसी एयर जो है हमारा, वो कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है। अब भैया ये रेयर मीडियम क्या होता है दोस्तों, ठीक है, जिसकी डेंसिटी, कैसी डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, बहुत क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, एक एक करके समझते हैं हम। तो हमारा रेयर मीडियम समझते हैं, ये हमारा रेयर मीडियम। अब ये रेयर मीडियम क्या होता है हमारा, तो दोस्तों क्या होता है, हम चलते हैं तो हमें कोई ऐसा कोई रुकाव सा महसूस होता है नहीं। वो क्यों, क्योंकि हमारी जो डेंसिटी है वो एयर से ज़्यादा है, लेकिन आप एक बात देखिए, आप कभी वाटर में जाइए,
तो आप वाटर में ऐसा लगेगा ना थोड़ा चलने में हल्की सी मुश्किल होती है नहीं होती है? क्यों? क्योंकि जो वाटर है उसकी डेंसिटी जो है वो एयर से ज़्यादा है। तो ठीक है, तो यही तो मैं समझा रहा हूँ, जिसकी डेंसिटी जो है कम होगी, है ना, जिसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, वो तो होगा रेयर मीडियम। ठीक है, अब एयर एक रेयर मीडियम है वाटर के कंपेयर में। ठीक है, ये भी समझ लेते हैं हम। अब कोई क्या भैया, वाटर जो है, वाटर भी रेयर मीडियम हो सकता है, किसके कंपेयर में? वो ग्लास के कंपेयर में। ठीक है, तो रेयर मीडियम कौन सा होगा? जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी। अब ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? ऑप्टिकल डेंसिटी होती है आपकी जो लाइट की स्पीड होती है। जहां पर ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होगी, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ लाइट जो है स्लो ट्रैवल करेगी, और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी वहाँ लाइट जो है फास्ट ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो एयर में जो है आपकी जो लाइट है ना वो बहुत तेज ट्रैवल करती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया रेयर मीडियम क्या होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, रेयर मीडियम। व्हाट इज रेयर मीडियम? रेयर मीडियम समझ लेते हैं हम, मतलब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द मीडियम whose optical density is low। ठीक है, is called रेयर मीडियम। फिर से एक बार, क्या बात है कि जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी, लो होगी, वो कहलाता है रेयर मीडियम। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी मैंने समझा दी कि वो क्या होती है। उसमें लाइट, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी तो उसमें तो लाइट तेज ट्रैवल करेगी, मतलब स्पीड में, और जहाँ पर जो है मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगी उसमें जो हमारी लाइट है वो क्या है, हाई होगी, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी हमारी, उसमें लाइट स्लो ट्रैवल करेगी। अब एक बात सुनिए मेरी, फिर से वो एग्जांपल, यही तो है। आप हवा में, हम जैसे रोड पे तो एकदम तेज चल सकते हैं, लेकिन वाटर के अंदर आप कोई भाग के देखिए, ठीक है, तो आपको एक, वही मैं कह रहा हूँ ना, वही बात कह रहा हूँ कि जहाँ पर अब जो वाटर है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े पास है एज कम्पेयर टू एयर। तो ये बात समझ आ गई, रेयर मीडियम क्या होता है, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है वो हमारा रेयर मीडियम होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या होता है हमारा? डेंसर मीडियम तो भैया देख लो, द मीडियम whose optical density is high is called denser medium। ठीक है, अब डेंसर क्या होता है ये हमने देख लिया। द मीडियम हुज ऑप्टिकल डेंसिटी इज हाई इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी, हाई होगी, वो हमारा डेंसर मीडियम कहलाएगा। ठीक है, बस सिंपल था। कितना, तो यही तो, इस वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट रेज होती है। जो हमारी एयर है वो क्या है, एक रेयर मीडियम है, उसमें लाइट की स्पीड क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, लो है ना। और जो वाटर है हमारा एज कंपेयर टू एयर, वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कैसी है, एयर के कंपेयर हाई है, तो इस वजह से वहाँ लाइट की स्पीड जो है क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब फिर से हम एक चीज देख लेते हैं। अब क्या देखिए, ये क्यों होता है, रिफ्रैक्शन देख रहे थे ना, ये हमारा एयर, फिर से देख लेते हैं, ये हमारा वाटर। चलो अब ग्लास ले लेते हैं, ये वाटर ही लेते रहेंगे, ग्लास ले लिया हमने। ठीक है, ये ग्लास है, ये आई हमारी इंसिडेंट रे। ठीक है,
अब ये से सीधी जानी चाहिए थी, ये पता है सबको, यहाँ ठीक है सीधी जानी चाहिए, पर ये बेंड क्यों हो जाती है ये तो सबको पता चल गया कि ये डेंसर मीडियम है इसलिए बेंड हो जाती है। अब लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है, लाइट ना क्या करती है, लाइट को अगर कहीं पहुंचना हो, वो टाइम की बहुत ना पंचुअल है, वो हर वक्त टाइम पे पहुंचती है हर जगह, ठीक है। तो अब लाइट को यहाँ पहुंचना है, लेकिन परेशानी क्या है, बहुत ज़्यादा हो गई, डेंसिटी ग्लास की हाई है एज़ कम्पेयर टू एयर, तो एयर में तो भैया जल्दी जल्दी भाग रही है वो, लेकिन ग्लास में क्या है, उसे जगह नहीं मिल रही जाने की, तो अब उन्होंने मारा शॉर्टकट, उसे टाइम पे पहुंचना है जगह पे, तो अब वो क्या करेगी, शॉर्टकट मान लेगी। तो वो क्या करेगी, अपने जो पाथ को उसे छोटा कर लेगी, ठीक है। ठीक है, अब देखो उनने क्या करा, ये थी हमारी रिफ्रैक्टेड, ये आई थी हमारी इंसिडेंट, ये देख लेते हम, है ना। ठीक है, और मैं पीछे दोस्तों आपको एक बात बताना भूल गया था, क्या थी वो, ये सबको पता है ये इंसिडेंट और नॉर्मल कौन सा एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये कौन सा बनाती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कौन सा बनाती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी, ये नॉर्मल के साथ कौन सा बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये सबको पता हमारी नॉर्मल होती है। तो हमने क्या देखा, इस वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट रेज होती है कि लाइट इंसिडेंट आई, उसे जाना चाहिए था इस बात पे, क्योंकि लाइट जो हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन लाइट जो है बहुत पंक्चुअल है, उसे टाइम पे पहुंचना है ना। वो एक सिंसियर स्टूडेंट है या बच्चा है, ठीक है। तो सिंसियर बच्चे कहते हैं टाइम पे स्कूल जाते हैं, टाइम पे लंच करते हैं, सब कुछ टाइम पे करते हैं, ऐसी भैया लाइट है, वो कह रही है वो उससे जब, और उसे रोकने वाले बहुत सारे, अब यहाँ पे ग्लास में जो है ना मॉलिक्यूल से रोकना चाहिए ना, भैया रुक जा, कहाँ जा रही है, हमसे भी बात कर ले, वो कह रही नहीं मुझे तो टाइम पे पहुँचना है, तो वो क्या करती है, वो शॉर्टकट मान लेती है। तो यहाँ से देखो उनने ये जो है ये चीज़ जो है, इतना डिस्टेंस उनने क्या कर दिया, कम कर दिया दोस्तों, तो पहुँच गई टाइम पे। इसलिए क्या होता है, जो कभी लाइट का कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लाइट का रिफ्रैक्शन क्यों होता है, इस वजह से ही होता है कि जब वो रेयर से डेंसर में जाती है तो वो बेंड करती है, क्यों, क्योंकि उसे टाइम पे पहुंचना होता है। आप ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। बस कितना अच्छे से समझ में आ गया हम, तो ठीक है, हमने रेयर डेंसर समझ लिया। अब हम ये देख लेते हैं क्या चीज़ जरूरी है दोस्तों, ये हमारी इंसिडेंट रे आई, ये हमारी नॉर्मल, ये हमारा मीडियम क्या था, एयर, ये था हमारा मान लीजिए ग्लास है, ग्लास है ना। अब यहां से क्या होगा, फिर लाइट रे बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, ये आई है, ये आर है, सबको पता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये मैंने बता दिया। अब ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रही कब होती है दोस्तों, जब लाइट जो है रेयर से डेंसर में जाती है, तब जो है हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। और जब, ठीक है, हमने ये समझ लिया, क्या समझा, पहला हमारा क्या था, ये था जब हमारी रेयर से रेयर से डेंसर में जाएगी, हमने समझ लिया। अब दूसरा क्या है, जब डेंसर से रेयर में जाएगी, डेंसर टू रेयर, अब ये, ठीक है, ये हमारी नॉर्मल, ये मान लीजिए हमारा है वाटर और ये है हमारी एयर, ये लाइट रे आई हमारी, ठीक है। अब क्या होगा, ये हमारी लाइट रे आई, अब क्या होगा दोस्तों, ये जो है ना, ये ऐसे हो जाएगी दोस्तों, क्या होगा, दूर जाएगी नॉर्मल से, अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो जो रिफ्रैक्टेड रे है ना,
वो क्या है, नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी, बस ये डिफरेंस था। और जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, और डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये हो गया, कितना सिंपल था दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपने रेयर डेंसर, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर सब समझ लिया। अब एक हम एक्सपेरिमेंट जो सबकी बुकों में दिया होता है, CBSE में भी है और यूपी बोर्ड ICSE सब में है और NCERT बुक्स में भी होता है, ग्लास स्लैब वाला। जैसे मान लीजिए हमारी है ग्लास स्लैब, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर है हमारी एयर, ये हमारी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर। अब ये हमारी क्या आई, एक इंसिडेंट है। क्या होगा दोस्तों बताइए, सब टूवर्ड्स यहाँ हो जाएगी। अब ये पहले एयर से किस में आई, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। पहले ये आई एयर से ग्लास में, ठीक है। अब ये जब ग्लास से निकलेगी, ये डेंसर से जब रेयर में जाएगी तो क्या होगा, फिर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, तो क्या होगा, ऐसे बेंड होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, ये हो गई नहीं बेंड, ठीक है दोस्तों। पहले तो ये क्या हो गया हमारा, एंगल ऑफ इमरजेंट, ठीक है, इमरजेंस एंगल ऑफ। तो ये पहले आई ग्लास स्लैब वाला, देखा होगा आपने, ये होता है PQ, बुक में दे रखा होता है इसकी नेमिंग, RS, आपको फिगर भी दिख रही होगी साइड में इसकी, ठीक है। तो ये पहले हमारी रे ऑफ लाइट आई किससे, रेयर मीडियम से, किसमें, डेंसर में। तो वो क्या हुआ, टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ठीक है। अब ये लाइट रे जो है ग्लास से बाहर निकली तो डेंसर टू रेयर आई, तो ये नॉर्मल से क्या हुआ, दूर की तरफ चली गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। बस ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया, ठीक है। आपने देखा भी होगा, ये प्रिज्म में होता है दोस्तों। अभी हम प्रिज्म बताएंगे, स्पेक्ट्रम वाली जो वीडियो आएगी हमारी, उसमें बताएंगे तो समझ में आएगा आपको ये चीज़, ठीक है। तो बस कितना सिंपल था, पहले आई एयर से ग्लास में, फिर ग्लास से एयर में, तो ठीक है दोस्तों। पर अगर हम इसका पाथ देखें तो इसे कैसे आना चाहिए था, इसको इस तरह आना चाहिए था, देखो दोस्तों। अब ये ऐसे आती तो उसे कितनी दूर पड़ता ना दोस्तों, कितना ट्रैवल करना पड़ता। लेकिन लाइट जो है पंचुअल स्टूडेंट है, पंचुअल बच्चा, तो उसे तो भैया टाइम पे पहुंचना, उनने यहाँ से शॉर्टकट लिया, फिर यहाँ से फिर शॉर्टकट ले लिया, ये करा उनने। ये अब आपको शॉर्टकट नहीं लेना है, आपको ये पूरा बनाना है फिगर, ठीक है। आपको दिख भी रहा है और आपकी नोट वो टेक्स्ट बुक में भी आपकी, तो उसे बना के देखिए, ठीक है। बस कितना सिंपल था ये, एक लाइट रे आई, यही तो मैंने समझाया था आपको, मैंने समझा दिया था, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, कितना सिंपल है। रिफ्रैक्शन कितना सिंपल है, बस रिफ्रैक्शन समझ लिया, उसके कॉज समझ लिए। अब हम पढ़ेंगे उसके नियम, लॉज भी तो होते हैं, हमने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के नियम, ठीक है। अब पहला नियम क्या है रिफ्रैक्शन का, वही है जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, यहां पे होगा, यहां रिफ्रैक्टेड हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, सबको याद। रिफ्रैक्टेड, the incident refracted and normal, all lies in the same plane। कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है ना, वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं। हमने देखा था, क्या देखा था, ये, ठीक है, ये आई, ये नॉर्मल और ये टू बेंड हो गई, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आई था, ये हमारा आर था और ये हमारी नॉर्मल थी। तो ये तीनों जो है एक ही प्लेन में तो है दोस्तों। अब ये तीनों एक बॉडी पे तो है, एक समतल, एक ही समतल पे तो है, ये एक ही प्लेन पे तो है, ठीक है, एक ही प्लेन पे तो होंगी। बस ये बात है, पहला पॉइंट तो ये कहता, मैंने इसे रिफ्लेक्शन में भी समझा चुका हूँ मैं से, ठीक है।
अब दूसरा क्या कहता है भैया, दूसरा देख लो, दूसरा समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए इसे। द रेशियो ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे आर ऑलवेज कांस्टेंट। भैया क्या कह रहा है ये, आर ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, क्या कह रहा है देखते हैं, चलिए। तो ये कह रहा है, इसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है, किसे क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, ठीक है, स्नेल का सिद्धांत। ये क्या होता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या मतलब है इसका, कि जब दो मीडियम होंगे हमारे, ठीक है, तो उनका जो रेशियो होगा साइन, मतलब उनके एंगल का, ये एंगल है यहाँ पे, ठीक है, उनके जो एंगल का रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तब तक होगा दोस्तों कांस्टेंट वो, जब तक उसमें क्या है, उसका हम जो है मीडियम नहीं बदलते, ठीक है। दो मीडियम का रेशियो जो होगा वो दोस्तों ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ठीक है, एन, ये जो है कांस्टेंट रहता है दोस्तों। और इसे ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, इसे ही कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिख रहा है क्या, द रेशियो ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑलवेज कांस्टेंट। क्या है, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब दो मीडियम का जो रेशियो है, ठीक है, दो मीडियम का जो रेशियो है, मतलब उनके जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल का जो रेशियो है वो हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। उसे हम एन से डोनेट करते हैं, और एन जो हम डोनेट करते हैं उसे ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। इनका जो रेशियो होता है ना, साइन आई अपॉन साइन आर, जो ये रेशियो होता है ना, इसे ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। बात समझा गए, दो लॉज कितने सिंपल थे। क्या, पहला लॉ तो वही था जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, दूसरा था हमारा कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये जो है तीनों जो है एक ही समतल पर होती हैं। और दूसरा क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑलवेज कांस्टेंट, कि हमारा साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी दोस्तों, ठीक है, जब तक आप मीडियम चेंज नहीं करते। अब हम समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबको डेफिनेशन दिख रही है, द अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इज डिपेंड अपॉन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है उस मीडियम का। हमने क्या देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, क्या होता है, जैसे दोस्तों मान लीजिए ये मीडियम हमारा 1 है ना, मीडियम 1, ये हमारा मीडियम 2, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, कैसे निकालेंगे, यही तो सीखेंगे हम। इससे ही क्वेश्चन आते हैं, इसकी डेफिनेशन नहीं पूछता आपसे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, और न्यूमेरिकल सम करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें इसे समझना जरूरी है। बात तो यही है ना, इसे समझना जरूरी है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि मैंने समझा दिया था, ये आई, ये आई, ये आर, ठीक है, ये आई, ये आर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ क्या है, रिफ्रैक्शन। अब इधर देख लेते हैं, अब क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसे क्वेश्चन आते हैं कि बताइए मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए विद रिस्पेक्ट सेकंड। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्लास है, वाटर है, कुछ भी है, दो मीडियम, ठीक है, तो हमें मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट सेकंड निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल मैंने बताया था एन से डोनेट करते हैं इसे, तो हमें क्या है, इसका निकालना है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है,
किसका निकालना है, इसका। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आपको, मान लीजिए, तो किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे आप, सेकंड के रिस्पेक्ट में निकालोगे, ठीक है। तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन, अब मान लीजिए एयर है, तो ये मीडियम, हम तो मीडियम 1 मान लेते हैं, मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल मतलब, ये होता है बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है आपको, बस जैसे मुझे m1 मतलब मीडियम 1 का निकालना था मुझे, तो मैंने क्या करा, सेकंड के रिस्पेक्ट में 1 का निकाल दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। आपने यहां तक समझ लिया। अब इसके टाइप समझते हैं हम, ठीक है। आगे दोस्तों सबको समझ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये होता है, और इसे निकालते कैसे, n होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबको बताया था, ठीक है दोस्तों, सबको आ गया समझ। अब बात है क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबने समझ लिया क्या होता है, क्या मैंने डेफिनेशन आपको बता दी। n से डोनेट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, निकालने का तरीका ये होता है, ठीक है। मीडियम 1 का निकालना है, सेकंड के रिस्पेक्ट में इस तरीके से निकाल लेंगे। मीडियम सेकंड का निकालना है तो क्या करेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे, बस क्या करना है, ये करना है दोस्तों, ठीक है। सिंपल था ना कितना, बस। अब क्या करेंगे आप, सेकंड मीडियम को ऊपर रख देंगे और फर्स्ट मीडियम को नीचे रख देंगे, तो ये सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, आपके फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। कितना सिंपल था ना बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब 2 टाइप्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं हमारे, कौन कौन से समझ लेते हैं। एक होता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और एक होता है रिलेटिव, ठीक है। एक होता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले समझते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्या होता है, मान लीजिए सॉरी दोस्तों, ठीक है, ये हमारा ये ऐसे बैंड होगी, ठीक है, ये हमारी ऐसे बैंड होगी, सबको पता है। तो ये मानिए हमारा एयर है और ये हमारा कोई और मीडियम है, कोई भी है, एयर मतलब वाटर है, ग्लास है, एयर के अलावा ही कोई भी मीडियम है, वाटर है, कुछ भी है, ठीक है, और कोई मीडियम है एयर के। तो जब आप एयर के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो वो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा, ठीक है। ये जैसे कि एयर के रिस्पेक्ट में, जैसे हमारा एयर मीडियम 1 है, इसके रिस्पेक्ट हम सेकंड का निकालना है, मीडियम सेकंड कुछ भी है, जैसे गिलास है, केरोसिन है, ऑयल है, कुछ भी है, वो आपको जो क्वेश्चन में होगा वो बता देगा, ठीक है। तो निकाल दो, बस स्पीड ऑफ लाइट रख दो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब भैया सबको तो पता होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम क्या होती है, सेम ही सेम होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है। जब एयर के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा, ठीक है, तो वो हमारा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अब स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है एयर में, सबको पता होनी चाहिए, क्या होती है, क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। वैक्यूम में भी दोस्तों बिल्कुल सेम होती है, वैक्यूम में भी आपकी यही होती है, ठीक है। हाँ ये बता रहा हूँ दोस्तों आपको, ये वैक्यूम और एयर दोनों के लिए है कि आपसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है
जब किसी और मीडियम का वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलवाए आपसे, कहे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए इस मीडियम का, वो ग्लास, वाटर, कुछ भी हो सकता है, किसके रिस्पेक्ट में, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो वो कहलाता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आपको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट एयर और वैक्यूम में क्या होती है, सबको पता है सेम होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ऐसी क्या है, स्पीड ऑफ ग्लास की क्या होती है, वो होती है 2 × 8 मीटर पर सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपको यहाँ स्क्रीन पर भी दिख रही होंगी स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स। ठीक है, तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। ठीक है, कैसे हम किसी और मीडियम का, अगर एयर दे रखी है, एक मीडियम हमारा एयर है और दूसरा हमारा कोई भी मीडियम है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे और उससे क्या कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देख लेते हैं हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब हम बात करते हैं हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब ये क्या होता है, जब आपसे पूछे वो किसी दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वहां पर अब क्या होगा, एयर के रिस्पेक्ट में नहीं पूछेगा, नहीं वैक्यूम के रिस्पेक्ट में पूछेगा। जैसे कि उनने पूछ लिया वाटर के रिस्पेक्ट में बताओ किसका, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ऐसे पूछ ले आपसे, है ना। वो पूछ ले ग्लास के रिस्पेक्ट में बताओ वाटर का। ठीक है, ये ऐसे पूछ ले, तो तब उस केस में क्या होता है, वो कौन सा, उसे क्या कहते हैं हम, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, वो आपको एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी मतलब किसी भी सब्सटेंस का या ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ये नहीं कि आप वुड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पूछें, तो ये तो बात नहीं है ना, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो तो, है ना, वो तो रिफ्लेक्ट कर देगा लाइट को। अब जैसे कि आपको पता है हर किसी का अलग अलग होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का 2.42 होता है दोस्तों। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है। इस वजह से उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, इस वजह से आपको वो बहुत, जब उस पर लाइट पड़ती है वो एकदम बहुत चमकदार दिखता है, क्योंकि उसमें जो है लाइट की बेंडिंग सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, बात आ गई समझ में अच्छे से, हमने ये भी समझ लिया, टाइप भी समझ लिए इसके। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम न्यूमेरिकल, क्योंकि जब तक हम न्यूमेरिकली करेंगे तो कैसे समझेंगे, हम कैसे वैल्यू निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल, ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपना हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर पैरा न्यूमेरिकल दिख रहा है, वो क्या कह रहा है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटीरियल इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे ऑफ लाइट इज 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द मटीरियल इज 30 डिग्री। ठीक है, ये है हमारा न्यूमेरिकल। तो देखिए कितना सिंपल न्यूमेरिकल, हलवा है बिल्कुल दोस्तों। चलिए करते हैं फिर सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका हम सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, क्या दे रखा है उन्होंने हमें, आई की वैल्यू दे रखी है कितनी, 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे रखा है उन्होंने हमें क्या, 30 डिग्री। बहुत ही हलवा है दोस्तों, बिल्कुल सूजी का हलवा है। देखिए आप, अब आपने भी, मैंने आपको समझाया था स्नेल्स लॉ के बारे में, तो बस कुछ नहीं करना है इसमें, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से हम क्या लेते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना ये n इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये पढ़ा था हमने, सबको दिख रहा है, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। अब बस क्या करना है, सिंपल रख दीजिए साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है सबको पता है, 1/√2, और हमारे साइन 30 की होती है 1/2। बस 1 से 1 कैंसिल, और ये क्या आ गया हमारा, √2 आ गई इसकी वैल्यू, और √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। ठीक है दोस्तों, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। यही तो पूछा था उनने, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे नहीं आगे, कितना इजी क्वेश्चन था। ऐसे और क्वेश्चन आप खुद करिए दोस्तों, आपकी बुकों में दिए रखे होंगे। अब हम करते हैं अपना दूसरा न्यूमेरिकल। ठीक है दोस्तों, हम देख लेते हैं अपना दूसरा न्यूमेरिकल। तो दूसरा न्यूमेरिकल क्या है दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है क्या दोस्तों, तो क्या है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.33। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो आपने हमारा जो न्यूमेरिकल था वो देख लिया, स्क्रीन पर अब भी शो हो रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि जब लाइट जो है
एयर से वाटर में एंटर करती है तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है उसने, ठीक है। सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे डोनेट करते हैं, मैंने बताया था एन से। तो एन की वैल्यू ने हमें क्या दे रखी है 1.33, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है उन्हें। अब वो क्या कह रहा है, जब जो लाइट है वो एयर से वाटर में एंटर कर रही है तो उसने हमें किसकी स्पीड दे रखी है यहाँ पर, एयर की। किससे डोनेट करते हैं, सॉरी एयर की नहीं, लाइट की स्पीड किसमें, एयर में। उसे किससे डोनेट करते हैं हम, क्या होती है, सी से डोनेट करते हैं। और सबको बताया था मैंने एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये बात हो गई। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, वाटर की बताओ। वाटर की तो पूछ रहा है, वाटर की स्पीड क्या होगी, तो बस लिख दो, हम वाटर की वी से डोनेट कर देते हैं, वेलोसिटी से, ठीक है। वेलोसिटी तो होती है स्पीड, वेलोसिटी भी होती है, पर अंतर होता है उसमें, अगर वेलोसिटी और स्पीड में है ना वो छोटा सा अंतर होता है। मैंने बताया था अपनी फिजिक्स की वीडियो में 9th की जो मैंने पढ़ाया था, तो उसमें आप देख लेना। तो बस सिंपल एन, ये हो गया हमारा पहला मीडियम, ठीक है, किससे, एयर से वाटर में एंटर कर रही है, तो ये तो हो गया एयर की लाइट, मतलब लाइट की स्पीड इन एयर। और वी क्या हो गया हमारा, लाइट की स्पीड इन वाटर, ठीक है। इसे डब्ल्यू से डोनेट कर देते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ है तो डब्ल्यू से डोनेट कर देते हैं, लीजिए, ठीक है, वाटर हो गया। तो बस सीधे सीधे एन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है उन्होंने, रख दीजिए 1.33 इक्वल्स टू सी क्या दे रखा है उन्होंने हमें, स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये दे रखी है। हमें निकालना क्या है, वाटर में निकालनी है, सिंपल, बस ये हमारा आ गया। और अब आपको पता ही है, मुझे आपको कैलकुलेशन सिखाने की जरूरत है नहीं, सबको आती है भाई कैलकुलेशन, ठीक है दोस्तों। अब इसी कैलकुलेट कर लेते हैं हम, इससे जब हमने हटाया तो ठीक है, इसकी पावर और इंक्रीज हो गई, इसलिए कर देते हैं हम। जब हमने इससे काटा तो सब आंसर जो आ गया हमारा ये आ गया 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वाटर में आ गई दोस्तों लाइट की स्पीड। कितना सिंपल था, बस ऐसे न्यूमेरिकल दोस्तों आप और करिए, और हम इसके एक सेपरेट वीडियो बना देंगे पूरी, मतलब जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स हैं उसकी एक वीडियो में सेपरेटली लाऊंगा सिर्फ आपके लिए दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा आपके लिए मैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आपको न्यूमेरिकल्स तो क्लियर हो गए होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, है ना। अब मैंने बीच में एक वर्ड बोला था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और सबसे ज्यादा किसमें होता है, डायमंड में होता है, तो यही समझते हैं हम। क्या हमारा टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब ये अरे भैया रिफ्लेक्शन पढ़ते पढ़ते रिफ्लेक्शन में आ गया, हाँ दोस्तों, इसे दोस्तों हम पॉइंट वाइज समझ लेते हैं, पॉइंटों से समझते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको एक फिगर में समझाऊंगा तो बहुत कंफ्यूजन से क्रिएट होगी, ठीक है। अब के बारे में, ठीक है, रिफ्लेक्शन, ये हमारी हो गई नॉर्मल, ये आई इंसिडेंट रे, अब ये बैंड होके ये हो गई, ठीक है दोस्तों, बैंड हो गई, फिगर है दोस्तों, ठीक है। अब ये तो हो गया, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो हमने समझ ली थी। अब दूसरे में हमने क्या करा दोस्तों, ये जो है ना इंसिडेंट, इसका हम एंगल बढ़ाते गए, इधर को लाते गए, ठीक है। एक टाइम पे हमने क्या करा, इसे बिल्कुल 180 के ये ला दिया हमने, 180 के क्लोज, ठीक है, बिल्कुल 180 में चिपका दिया, तब क्या होगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये चीज होगी, ये होगी नहीं होगी। अब ये जो बनेगा ये एंगल, ये कौन सा होगा, हमारा क्रिटिकल एंगल, ठीक है। सबने पढ़ा है क्रिटिकल एंगल के बारे में, ये होता है हमारा क्रिटिकल एंगल, ठीक है, होता है नहीं होता, पढ़ा है सबने क्रिटिकल एंगल के बारे में। अब ये बात तो समझ ली। अब ऐसी, ठीक है, हम तीसरे पॉइंट में क्या करा हमने, हमारी जो लाइट रे है ना, जो इंसिडेंट है, वो सेम मीडियम में ही आ गई दोस्तों, ठीक है। तो ये इसी मीडियम में आ गई, अब ये इसी मीडियम में आ गई, यहाँ से, तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, नहीं जाएगी। इसे ही दोस्तों हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये पहले हम यहाँ से लाए, फिर हमने इसे बिल्कुल 180 के, अब ये बिल्कुल सेम मीडियम में लौटे हैं इस तरह से दोस्तों, ठीक है। यहाँ से बढ़ाते बढ़ाते ये सेम मीडियम में आ गई, ये इंसिडेंट, तो ये रिफ्लेक्शन हुआ नहीं हुआ, हमने तो रिफ्लेक्शन पढ़ा है। तो दोस्तों इस चीज को ही हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं,
सबसे ज़्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डायमंड के अंदर होता है दोस्तों, ठीक है। ये इस वजह से ही होता है दोस्तों, देखा ना आपने डायमंड क्यों चमकता है, क्योंकि उसके इंटरनल अंदर की और भी रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए बहुत चमकदार दिखता है आपको। ये इस वजह से ही तो होता है, इसे कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेम मीडियम में वापस आ जाना, ठीक है, उसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन तो आपको दिख ही रही होगी, ठीक है। बस दोस्तों हमने कितने आराम से पूरा रिफ्रैक्शन को, जो रिफ्रैक्शन की बेसिक चीज़ है, न्यूमेरिकल के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब पढ़ लिया दोस्तों हमने। आया आपको समझ? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन तो सब आप पता ही, आप यूट्यूब चलाते हो तो बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि उससे ही तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय